स्वागत करता हूं आपका पार्ट 4 में। तो ये एडवांस्ड मालवेयर टैक्टिक्स वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इंजेक्शन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे बहुत ही शॉर्ट में, और उसके बाद फिर डीएलएल इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे इस क्विकबॉट मालवेयर के एग्जांपल के साथ। तो क्विकबॉट मालवेयर डीएलएल इंजेक्शन को यूज़ करता हुआ देखा गया था, और जितने भी इन्वेस्टिगेशंस मैंने किए क्विकबॉट मालवेयर के बारे में, वहाँ पर मेरा ये हाइपोथेसिस रहा है कि डीएलएल इंजेक्शन को ज़्यादा क्विकबॉट मालवेयर यूज़ करता है। तो फिर एक एग्जांपल के साथ समझेंगे हम। ये कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन एक थियोरेटिकल डीप डाइव होगा वर्किंग्स ऑफ क्विकबॉट मालवेयर के वर्किंग्स के बारे में। इस सीरीज़ के पहले 3 पार्ट में हमने कवर किया है विंडोज़ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद प्रोसेस इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन लिया सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमने थोड़ा सा डीप डाइव किया प्रोसेस इंजेक्शन के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, कि प्रोसेस इंजेक्शन के कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। तो अब इस पार्ट 4 में हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे प्रोसेस इंजेक्शन के वर्ल्ड में, ताकि आने वाला जो 5th वीडियो है इसके बाद का, उसमें हम नए जो प्रोसेस इंजेक्शन के टेक्निक्स हैं जिनको डिस्कवर किया गया था और जिनको प्रेजेंट किया गया था ब्लैक हैट के यूरोप के समिट में 2 महीना पहले, और जो फुल्ली अनडिटेक्टेबल हैं फ़िलहाल, कोई भी ईटीआर कोई भी एंटी मालवेयर मार्केट में नहीं है जो उन नए प्रोसेस इंजेक्शन के टेक्निक्स को डिटेक्ट कर पाए। तो वो प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, इनको समझने में हमको आसानी होगी अगर हमने पहले 3 वीडियोस और इस 4th वीडियो में प्रोसेस इंजेक्शन की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग ले ली है। तो फिर शुरू करते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोसेस इंजेक्शन, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ मोस्ट कॉमन प्रोसेस इंजेक्शन टाइप्स हैं, जैसे कि डीएलएल इंजेक्शन, शिम इंजेक्शन, पोर्टेबल एग्जीक्यूशन, प्रोसेस, ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट कॉमन यूज्ड टेक्निक्स स्क्रीन पर बता रहा हूँ। अब ये जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक हो इनमें से या फिर कोई और, उनका बेसिक सीक्वेंस जो होगा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो उनके होंगे, वो ये सेम होंगे, दैट इज़ एलोकेशन, राइट और एग्जीक्यूशन। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट और ये सीक्वेंस एलोकेशन, राइट और एग्जीक्यूशन का, ये ओवरऑल सेम रहेगा। कोई भी प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स को आप ले लीजिए। तो इसमें से फिर इन सारे जो टेक्निक्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए, इनमें से हम स्पेसिफिकली डीएलएल इंजेक्शन टेक्निक के बारे में थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे कि क्या डीएलएल इंजेक्शन टेक्निक कैसे वर्क करती है, और क्विकबॉट मालवेयर के एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, और ताकि आपको इससे और एक आसानी होगी थोड़ा सा वर्किंग्स के बारे में समझने की कि एक्चुअल प्रोसेस इंजेक्शन पीछे बैकग्राउंड में कैसे हो रहा है। और जैसे कि मैंने बोला, ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, एक थ्योरेटिकल डीप डाइव है जो कि हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये स्क्रिप्ट है जो क्विकबॉट के एक मालवेयर कैंपेन में क्विकबॉट ने यूज़ की थी। तो क्विकबॉट एक मालवेयर है जो आई थिंक ब्लैकबस्टर नाम के ग्रुप का है। तो ब्लैकबस्टर नाम का आई थिंक एक ग्रुप है जो, अगर मैं सही हूँ तो वो लोग क्विकबॉट मालवेयर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्विकबॉट मालवेयर आई थिंक 2008 वगैरह में या 7 वगैरह में पहले देखा गया था, और तब से फिर थोड़ा सा इसमें ट्वीक हो के इसको अलग अलग ग्रुप्स अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। और क्विकबॉट मालवेयर मोस्टली डेटा चुराने के लिए, क्रेडेंशियल्स चुराने के लिए, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए यूज़ होता था। और ये एक स्क्रिप्ट है जो लास्ट ईयर एक क्विकबॉट मालवेयर का बहुत बड़ा ग्लोबल कैंपेन हुआ था, अटैक हुआ था बहुत सारी कंपनीज़ में। उसमें ये वाली स्क्रिप्ट मोस्टली देखी जा रही थी। उसमें ये यूआरएल्स वगैरह अलग थी, बट ये वाली इनिशियल स्क्रिप्ट, ये वाला इनिशियल पेलोड देखा जा रहा था जो क्विकबॉट मालवेयर के कैंपेन में यूज़ हो रहा था। तो अभी इनको, इस स्क्रिप्ट को फिर हम थोड़ा सा समझेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पावरशेल स्क्रिप्ट है, बिकॉज ये जो कमांडलेट्स हैं, स्टार्ट, स्लीप, गेट आइटम, ये सारे पावरशेल के कमांडलेट्स हैं। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि ये पावरशेल स्क्रिप्ट है। अब स्टार्ट स्लीप, ये जो कमांडलेट है, इसमें स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए एक डिले दिया गया है। ये अगेन एक डिफेंस इवेजन टेक्निक है कि अटैकर जानबूझकर अपनी स्क्रिप्ट, जब एक प्रोसेस शुरू करता है, जैसे कि ये पावरशेल स्क्रिप्ट है, तो इसको चलाने के लिए PowerShell.exe को कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही PowerShell.exe शुरू होता है तो इमीडिएटली वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट ना करे, वो स्टार्ट स्लीप इस कमांडलेट को कैच करे और स्क्रिप्ट को एक डिले दे 5 सेकंड का, बाकी के एलिमेंट्स एग्जीक्यूट होने के लिए।
क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि एक डिफेंस इवेजन की टेक्निक है। जैसे ही एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ और अगर 5 सेकंड के लिए वो स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं कर रही है तो थोड़ा सा फिर EDR बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देता है। तो इसलिए ये एक डिफेंस इवेजन टेक्निक होती है कि जहाँ पर आपने स्क्रिप्ट स्टार्ट की लेकिन इमीडिएटली आपने एग्जीक्यूशन नहीं किया, आपने थोड़ा सा एक स्लीप कैच किया। उसके बाद ये वाला जो है ये एक कमांडलेट एक वेरिएबल है, ये एक एरे क्रिएट करता है हर एक लोकेशन को पॉइंट करने, हर एक इस URL को पॉइंट करने के लिए। और फिर ये सारे URLs जो हैं या तो ये हैकर्स के रजिस्टर्ड डोमेन्स थे या फिर ये URLs कुछ लेजिटिमेट वेबसाइट्स थी, जैसे कि alzheimersdigest.net। ये एक्चुअल लेजिटिमेट वेबसाइट थी कोई हॉस्पिटल्स की या कोई आई थिंक मेडिकल बॉडी की, जिनको कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ पर इस पाथ पर अपना हैकर्स ने अपना नेक्स्ट सैम्पल रखा हुआ था स्क्रिप्ट का, जो कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने में यूज़ होता था। तो ये कुछ URLs देखी गई थी स्क्रिप्ट में जो अपने अटैक कैंपेन्स में यूज़ हो रही थी ऐसे। और इस स्क्रिप्ट में तो ये बस 6-7 हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में अलग अलग URLs थी। तो अटैकर्स ने ये ग्लोबल अटैक कैंपेन था तो इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में प्लान किया था, बिकॉज उन्होंने हज़ारों ऐसे डोमेन्स रजिस्टर कर रखे थे जिन पर उन्होंने अपना ये नेक्स्ट पेलोड, नेक्स्ट सैम्पल जो उनको डिलीवर करना है सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए DLL इंजेक्शन का, उसको होस्ट कर रखा था। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो फिर स्टार्ट स्लीप के बाद ये जो ट्राई wget ये जो कमांडलेट है, ये कमांडलेट यूज़ की गई है इन स्क्रिप्ट्स को कॉल करने के लिए। हर एक स्क्रिप्ट कॉल होती है और उस पे से फिर एक DLL फाइल डाउनलोड होती है। ये वाली DLL फाइल है forjudgment.meoriform। ऐसे नाम्स जिनका कोई मीनिंग नहीं बनता ऐसे अटैकर्स देते हैं अपने, या फिर कॉमिक कैरेक्टर्स का नाम यूज़ करते हैं अटैकर्स मोस्टली अपने सैम्पल्स के लिए, क्योंकि तो ऐसे कोई वियर्ड नाम्स, ऐसे नाम जिनका कोई मीनिंग नहीं बनता या कॉमिक कैरेक्टर्स के ऐसे अगर आपको दिख जाए तो वो मोस्टली मैलिशियस सैम्पल होगा। तो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट क्या कर रही है, फिर wget कॉल करके इन URLs को कॉल कर रही है और टेम्प फोल्डर में यूज़र के ये स्क्रिप्ट डाउनलोड हो रही है। अब ये नया पेलोड है जो डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो एक यहाँ पर एक चेक लगा हुआ है कि अगर गेट आइटम कमांडलेट को यूज़ करके अटैकर यहाँ दिखा रहा है कि अगर ये डाउनलोड किया गया सैम्पल इतने 1 लाख बाइट्स से कम है तो नेक्स्ट URL को कॉल किया जाए और फिर से नेक्स्ट सैम्पल डाउनलोड किया जाए, क्योंकि इससे अगर कम है साइज़ तो मतलब पूरा सैम्पल डाउनलोड नहीं हुआ है, नेक्स्ट जो पेलोड है वो पूरा डाउनलोड नहीं हुआ है। उसके बाद फिर ये जब क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो स्टार्ट कमांडलेट इशू की गई है रन DLL32 को स्टार्ट करने के लिए। रन DLL32 विंडोज़ का एक होस्ट प्रोसेस है जो DLLs में से फंक्शंस को एक्सपोर्ट करने के लिए, कॉल करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर फिर अभी सिंस ये एक्सटेंशन से तो पता नहीं चल रहा है कि ये फाइल क्या है, forjudgment.meoriform नाम का कोई एक्सटेंशन नहीं है, मीनिंगफुल एक्सटेंशन नहीं है, तो इससे तो पता नहीं चल रहा है कि ये फाइल है क्या। लेकिन सिंस run DLL32 इस फाइल को कॉल कर रही है, स्क्रिप्ट में लिखा है और ये वाला X555 ये फंक्शन, ये कॉमा देके ये फंक्शन दिया गया, तो इस सिंटेक्स से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये DLL फाइल होगी। इसीलिए रन DLL32 को बोला गया है कि इस फाइल के पाथ को कॉल करे और इसमें से X555 ये एक फंक्शन होगा इस DLL का जिसको कॉल करे। और उसके बाद फिर ब्रेक नाम का कमांडलेट है कि ये जैसे ही कॉल हो जाता है तो ब्रेक लो, कैच लो, स्टार्ट 5 सेकंड्स का, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू करें। तो हमारे लिए प्रोसेस इंजेक्शन को समझने के लिए ये वाला स्टैंजा जो है स्क्रिप्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर DLL इंजेक्शन हो रहा है तो इसको मैंने मैग्नीफाई किया है नेक्स्ट स्लाइड पर, स्टार्ट रन DLL32। यहाँ पर अटैकर की स्क्रिप्ट जैसे ये सेकंड स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाती है तो इसको अटैकर स्टार्ट कमांडलेट से रन DLL32 द्वारा एग्जीक्यूट करवाता है। रन DLL32 इसमें इस DLL में से ये फंक्शन को कॉल करती है। अब क्यों कॉल करती है? क्योंकि रन DLL32 का काम ही वो है, लेजिटिमेट यूज़ केस है। रन DLL32 DLLs में से फंक्शंस को एक्सपोर्ट करने के लिए, कॉल करने के लिए यूज़ होती है। तो उसके रन DLL32 इसमें इस DLL का ये फंक्शन कॉल करती है और उसके बाद जो कि मेरी इन्वेस्टिगेशन में मैंने देखा गया था कि wormanager.exe और wordfault.exe ये 2 EXEs स्टार्ट हो जाती थी इस कॉल कंप्लीट होने के बाद, और ये जो EXEs थी ये फिर बाहर अलग अलग पब्लिक IPs को कॉल कर रही थी
जो कि हैकर्स के CNC सर्वर्स थे, जहाँ से फिर वो नेक्स्ट अपना पेलोड भेज रहे थे, या फिर रिमोट का ट्राई कर रहे थे, या फिर सिस्टम से बहुत सारा डेटा बाहर उठा कर लेकर जा रहे थे। तो ये वर मैनेजर docs.exe, वर fault.exe, ये बहुत सारा डेटा जो है सिस्टम का, जैसे कि सिस्टम का होस्ट नेम, क्या पॉलिसीज़ लगी हुई हैं, रजिस्ट्री की क्या सेटिंग्स है, वो सारी एक्सपोर्ट कर रही थी उन IPs को। तो डेटा एक्सफिल्ट्रेट हो रहा था। तो अब पहले थोड़ा सा सीक्वेंस समझते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा DLL इंजेक्शन कैसे हुआ उसको थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे। तो सीक्वेंस क्विकबॉट मालवेयर कैंपेन का कॉम्प्रोमाइज़ का जो लास्ट ईयर ग्लोबल कैंपेन था उसमें ऐसा हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन भी पब्लिकली अवेलेबल है और काफ़ी सारे इस पर अच्छे आर्टिकल्स हैं, क्राउड स्ट्राइक के, ब्लीपिंग कंप्यूटर्स के, बहुत सारे ऐसे पब्लिकली अवेलेबल रिसर्चेस हैं, आर्टिकल्स हैं और डिटेल में बताने के लिए कि कैंपेन ये क्या था, क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, कौन सी कंपनीज टारगेट हुई थी। बहुत इसको अच्छे से कवर किया गया था प्रेस में और पब्लिकली। तो इनिशियल एक्सेस मोस्टली फिशिंग ईमेल्स द्वारा हुआ था। तो जैसे कि इनिशियल एक्सेस पार्ट 2 के इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनिशियल एक्सेस फिर भी इजी होता है, बिकॉज आप दैट इज़ जस्ट स्टेज 1, जस्ट एक फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप उसको कंपेयर करें एग्जीक्यूशन या पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन की स्टेज से, तो इनिशियल एक्सेस फिशिंग ईमेल्स के द्वारा लिया गया था। एक बार फिशिंग ईमेल भेजकर यूज़र को ट्रिक किया गया, एक PDF की अटैचमेंट्स थी, कुछ OneNote की अटैचमेंट्स थी, कुछ HTML अटैचमेंट्स थी इन ईमेल्स के साथ। उन पे एक बार यूज़र को एक हाई सोशल इंजीनियरिंग मैसेज के साथ ट्रिक किया गया क्लिक करने के लिए। जैसे यूज़र उस पर क्लिक किया, उसके बाद उसमें एक URL थी, उस फाइल ने उस URL को कॉल करना शुरू कर दिया। उस URL को कॉल होते हैं तो वहाँ से फिर एक पावरशेल स्क्रिप्ट डाउनलोड हुई। अब ये पावरशेल स्क्रिप्ट जो थी, जो मैं आपको पिछले स्क्रीन पर दिखा रहा था, यही पावरशेल स्क्रिप्ट फिर इस DLL को डाउनलोड करती है, वो सारे URLs जो मैं आपको पावरशेल स्क्रिप्ट में दिखा रहा था उनको कॉल करके। ये DLL डाउनलोड होती है और फिर ये DLL जो है run DLL32.exe से कॉल होती है और run DLL32 फिर इसका ये फंक्शन कॉल करती है और इस फंक्शन को कॉल करते ही इस DLL में इन टारगेट प्रोसेस की एंट्री होगी कि इनको टारगेट करना चाहिए और फिर ये प्रोसेस टारगेट होते हैं और कोड इंजेक्ट हो जाता है। और कोड इंजेक्शन की प्रोसीजर वही एलोकेट, राइट और एग्जीक्यूट। तो उनको हम थोड़ा सा भी नेक्स्ट डिटेल में समझेंगे। तो ये अटैक सीक्वेंस था। तो अभी जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कोई भी प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक हो, पहले 2 स्टेजेस जो हैं एलोकेशन और राइट, वो सेम होंगे, वो सेम APIs को कॉल किया जाएगा, वो मैकेनिज़्म सेम होगा। मतलब कि अगर जैसे ही यहाँ पर हमने देखा कि ये रन DLL32 को बोला गया था कि इसका ये मेलिशियस DLL ये जो है इसका ये X555 फंक्शन को कॉल किया जाए, तो उसको जैसे ही कॉल करती है रन DLL32, तो उसके बाद ये वाली जो DLL है, ये DLL वर्चुअल alloc-x नाम की API का यूज़ करेगी स्पेस रिजर्व करने के लिए। सिंस ये टारगेट कर रही है इन 2 प्रोसेसेस को, वर मैनेजर.exe और वर fault.exe, तो इनके वर्चुअल एड्रेस स्पेस में ये वाली DLL स्पेस रिजर्व करेगी अपना कोड डंप करने के लिए और ये API कॉल होगा। तो ये हो गया आपका एलोकेशन का बिल्डिंग ब्लॉक, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद ये DLL फिर राइट प्रोसेस मेमोरी API को कॉल करेगी। अगेन ये बिल्डिंग ब्लॉक भी सेम है, यहाँ तक सीक्वेंस कॉमन है, API सेम है। राइट प्रोसेस मेमोरी को कॉल करती है और ये API को कॉल करके अपना जो कोड है वो इंजेक्ट करती है इस रिजर्व्ड एड्रेस स्पेस में इन प्रोसेसेस के। एक बार कोड इनमें इंजेक्ट हो गया, उसके बाद आती है एग्जीक्यूशन की स्टेज। तो अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा है पार्ट 3 का, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी ये सीक्वेंस। तो पार्ट 3 में अभी आप आते हो एग्जीक्यूशन स्टेज में कि आपने अपना कोड तो डंप कर लिया सामने वाले एड्रेस स्पेस में, अभी आप कोड अपना कैसे एग्जीक्यूट करवाओगे। तो सिंस क्विकबॉट मालवेयर, जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत ही 10-15 साल पहले का मालवेयर है और ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीक़ों को यूज़ करता है, तो ये काफ़ी एक डायरेक्ट मेथड्स को यूज़ करता है अपना कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और मोस्ट डायरेक्ट, मोस्ट वाइडली, मोस्ट पब्लिकली नोन मेथड है क्रिएट रिमोट थ्रेड। API को कॉल करना और अपना एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट करना उस वर्चुअल एड्रेस स्पेस में जो कि आपका कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और इसके बाद
जैसे ही एग्जीक्यूशन हुआ तो ये जो प्रोसेसेस हैं var-manager.exe और var-fault.exe ये बाहर हैकर्स के सर्वर्स को कॉल करना शुरू हो गए, इन्फॉर्मेशन एक्सफिल्ट्रेट करना शुरू हो गए। अब जैसा कि मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि क्रिएट रिमोट थ्रेड जो है ये बहुत ही पब्लिकली वाइडली यूज्ड डायरेक्ट प्रोसेस इंजेक्शन का मेथड था, बहुत ही सिंपल और पावरफुल मेथड था। तो इसको एंटीवायरस ने, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स पकड़ते हैं, इसको डिटेक्ट कर लेते हैं बहुत ईजीली। लेकिन फिर भी पिछले साल अगर तो मैं ये पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा हाइपोथेसिस लगा रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन क्रिएट रिमोट थ्रेड के ज़रिए हुआ होगा। हो सकता है एग्जीक्यूशन कुछ और कोई और एपीआई को कॉल करके या कोई और सिस्टम कॉल को अब्यूज़ करके किया गया होगा, हो सकता है वैसे। लेकिन क्रिएट रिमोट थ्रेड अगर किया गया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो EDR सॉफ्टवेयर है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर जो हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इनके अंदर कुछ कोर प्रिवेंशन टेक्निक्स होती हैं इन डायरेक्ट मेथड्स को प्रोसेस इंजेक्शन के पकड़ने के लिए। बट कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ EDR सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कस्टमाइजेशन मांगते हैं, जो यूज़र्स की तरफ से, एडमिन्स की तरफ से कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पर इस पॉलिसी को ऐसे कस्टमाइज़ कीजिए और यहाँ पर आप ये क्योंकि ये सारे लेजिटिमेट टेक्निक्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जैसे कि कोड इंजेक्शन, ये हम सब कुछ ऐसे ही ब्लाइंडली ब्लॉक नहीं कर सकते, बिकॉज विंडोज़ अपडेट में, डिबगिंग टूल्स में, जैसे कि हमने पार्ट 3 में देखा था, लेजिटिमेट सिनारियोज़ हैं जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं। तो ब्लाइंडली हम ब्लॉक नहीं कर सकते, बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स आ जाएंगे, एनवायरनमेंट क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्वीकिंग, कस्टमाइजेशन और टेस्टिंग लगती है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इनेबल करने के लिए। उसके बाद आपका EDR उन कस्टमाइजेशंस के बाद केपेबल हो जाता है इन प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स को पकड़ने के लिए। जैसे कि आपके बहुत सारे, अगर आपकी EDR में आपने एक पॉलिसी बना दी कि रन DLL32 कोई भी थर्ड पार्टी मैलिशियस DLL का कोड उठाकर इंजेक्ट कर रहा है या फिर उसको कॉल कर रहा है और कोड इंजेक्शन कर रहा है, तो वहाँ पर उसको रोका जाए। या रन DLL32 कोई भी थर्ड पार्टी DLL के को कॉल करने के बाद डेटा इनक्रिप्ट करना शुरू कर रहा है, तो वैसे एक्टिविटीज़ को रोका जाए। तो ऐसे कस्टमाइजेशन अवेलेबल होते हैं EDRs में, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स की पॉलिसीज़ में, लेकिन उनको टेस्टिंग द्वारा एंड पॉइंट सिक्योरिटी एडमिन्स को एनेबल करके रखना चाहिए। उसके बाद फिर हर एक EDR वेंडर्स की अपनी अपनी थ्रेट एनालिसिस की एक यूनिट होती है, एक टीम होती है, जो इन्हीं सारे नए अटैक्स को स्टडी कर करके अपने पॉलिसीज़ को, अपने EDRs के फीचर्स को इम्प्रूव करती रहती है इन नए अटैक मेथड्स को डिटेक्ट करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए। तो रेगुलरली EDR वेंडर अपने डैशबोर्ड पर या फिर अपने कम्युनिटीज़ में ये द्वारा या अन्य कम्युनिकेशन चैनल्स द्वारा अपने कस्टमर्स को एडवाइजरी भेजते रहता है। तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी एडमिन्स को बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ता है और कस्टमाइजेशन ये रेगुलरली करना पड़ता है, क्योंकि अटैकर्स इवॉल्व हो रहे हैं, उनके पास भी बड़े 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 इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर वो ये सारे EDRs को टेस्ट करते हैं अपनी लैब में। अटैकर्स OS रिवर्स इंजीनियरिंग का डीप नॉलेज रखते हैं और उसके डीप नॉलेज रखने के बाद जब वो सैम्पल्स को डेवलप करते हैं तो वो भी ये सारे EDRs के थ्रू अपना सैम्पल को टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद ही अपना सैम्पल अटैक कैंपेन में प्लान करते हैं वर्ल्ड में। तो अगर उनसे एक स्टेप आगे रहना है तो ये प्रोएक्टिवली ये कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है EDR पॉलिसीज़ का। और अगर पॉलिसीज़ कस्टमाइज नहीं हैं तो आप देखोगे कि ऐसे ट्रेडिशनल तरीके जो कि बहुत आसान हैं EDR को कैच करने के लिए, वो भी मिस हो जाएंगे। तो क्रिएट रिमोट थ्रेड जो कि बहुत ही एक डायरेक्ट प्रोसेस इंजेक्शन का मेथड है, वाइडली यूज्ड हुआ था, बहुत सालों से देखा गया है, इसको पकड़ना EDR के लिए बहुत ईजी है, लेकिन ये भी मिस हो सकता है अगर आपका EDR, आपका एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, जो भी आपका एंटी मालवेयर पॉलिसी अगर अच्छे से कस्टमाइज या कॉन्फ़िगर नहीं है तो आशा करता हूँ कि इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझ आ गया होगा कि DLL इंजेक्शन या प्रोसेस इंजेक्शन की एक्टिविटी कैसे होती है। और इसके बाद फिर हम पार्ट 5 में डीप डाइव करेंगे, जिसमें क्रिएट रिमोट थ्रेड नहीं या फिर सेट विंडोज़ हुकएक्स नहीं, बिल्कुल एक नया तरीका एग्जीक्यूशन का जो इन सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने फाइंड किया और ब्लैक हैट समिट में प्रेजेंट किया। और फिलहाल कोई भी EDR, कोई भी एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर उन प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स को
डिटेक्ट नहीं करता। इन रिसर्चर्स ने ये टेक्निक्स को बड़े बड़े जो EDR सॉफ्टवेयर्स हैं जो गार्टनर के लीडर क्वाड्रेंट में हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, सेंटिनल-1, क्राउडस्ट्राइक, इन सब के साथ टेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया, प्रेजेंट किया ब्लैक हैट के समिट में, तो उसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट देन, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई भी फीडबैक होगा तो प्लीज़ कमेंट देना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।